जी हेलो फ्रेंड्स। आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे यूएस वीज़ा रिजेक्शन की टॉप 10 रीजंस की। दोस्तों, बात यह है कि जब आप अपना यूएस वीज़ा के लिए एप्लीकेशन प्रिपेयर करते हैं, तो अगर आपके जहन में ये चीज़ें पहले से होंगी कि वो कौन सी रीजंस हैं जिसकी वजह से यूएस वीज़ा रिजेक्ट किया जाता है, तो हम प्रिटी श्योर कि आप फिर अपनी एप्लीकेशन इस तरह से तैयार करेंगे कि एक तो रिजेक्शन का चांस आपका कम से कम रहेगा। आपका जो कोई लूप होल जो कि मे बी आपके एप्लीकेशन में हो, आप उसको एड्रेस कर सकते हैं और आपकी प्रिपरेशन इतनी बेहतर होगी कि आपके लिए वीज़ा ऑलमोस्ट सर्टेन होगा। तो दोस्तों, ये जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ, ये बिल्कुल लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है। जब भी वीज़ा यूएस का रिजेक्ट किया जाता है, तो ये जो मैं आपको रीज़न्स बताने लगा हूँ, इनमें से ही एक रीज़न जो होती है वो उसकी बेस बनती है। हमने कई लोगों को इस बेस पे रिजेक्ट होते देखा है, और जिन लोगों ने इन चीज़ों को पहले से एड्रेस कर लिया है उनको फिर एज सच कोई ऐसा मसला नहीं हुआ। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, जो पहला सबसे रीज़न है वो है इन एजुकेट टाइज टू योर होम कंट्री। ये रीज़न सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है वीज़ा रिजेक्ट करने के लिए। तो होता यूँ है कि जो वीज़ा ऑफिसर हैं वो कह देते हैं कि जी आप कोई अपना ऐसा ग्राउंड साबित नहीं कर सके अपने कंट्री में कि जिसकी बेस पे हमें यकीन हो कि आप वापस आ जाएंगे। होता यूँ है कि कई लोग आपको पता जाते हैं, फिर वो ओवर स्टे करते हैं या फिर वो कोई और प्रोसेस ले लेते हैं, जैसे असाइलम वगैरह अप्लाई करते हैं। तो जो वीज़ा ऑफिसर्स है मेनली वो उनका यही क्राइटेरिया होता है कि जी कोई ऐसी वो ना छोड़ें वीकनेस एप्लीकेशन में कि कोई बंदा उसका फ़ायदा उठा ले। तो इसका ये तरीका है कि जब आप एप्लीकेशन देंगे तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास जितनी मैक्सिमम आप कोई प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स दिखा सकते हैं। अगर आपका ऐसा कोई बिज़नेस का सेटअप है, उसके साथ साथ अगर आप कोई अच्छा जॉब लेटर अपना ले सकते हैं, तो ये आपने उसके साथ एविडेंसेस लगाने हैं। अगर आप मैरिड हैं तो आप अपने फिर स्पाउस का और बच्चों का डिटेल ज़रूर बताएं। कुछ लोग इसलिए नहीं बताते कि शायद इस वजह से हमारा वीज़ा नहीं लगेगा, लेकिन आपको मैं हकीकत बता रहा हूँ, अगर आप एज फैमिली अप्लाई करेंगे, बेशक आप इकट्ठे ना वहाँ पे ट्रैवल करें यूएस में, आप अलोन चले जाएं, लेकिन आप एप्लीकेशन इकट्ठी ज़रूर डालें। इससे आपकी होम टाइज जो है वो मोर स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं। जो दूसरा रीज़न बताया जाता है वो है इनसफिशेंट फंड्स। अब होता यूँ है कि जब आप अप्लाई करते हो तो आप उससे पहले एक थोड़ा सा एस्टिमेट लगा लें कि एयर टिकट आपके होम कंट्री से कितनी है यूएस के लिए, आपको पर डे वहाँ पे कितना एवरेज कॉस्ट कर सकता है फूड या रेजिडेंस। इवन दो कि आप कहें कि भी आप वहाँ पे अपनी फैमिली के पास जा रहे हैं, फ्रेंड्स के पास जा रहे हैं, फिर भी स्टिल आपने एक साइजेबल जो है वो फंड्स दिखाना होता है। आई एम नॉट सेइंग कि आप कोई बहुत बड़ी अमाउंट आपने दिखानी है, लेकिन वो अमाउंट इतनी भी नहीं होनी चाहिए जो कि मुश्किल से आपकी टिकट और लिटिल बिट टिकट कवर करे और लिटिल बिट वो उसके ऊपर एक्स्ट्रा हो। तो आप फॉर द टाइम बीइंग अपने कोई फैमिली या फ्रेंड्स से कुछ मनी लेके अपने अकाउंट में डाल सकते हैं, और उसमें आपने कोशिश ये करनी है कि वो इस तरह की बैंक स्टेटमेंट ना हो कि जो एप्लीकेशन से पता चले कि आपने एक हफ़्ता पहले कोई रकम लेके डाली है। अगर आप कुछ प्लान कर रहे हैं तो आप अपने फंड्स अकाउंट में कम से कम 3 महीना पहले डाल लें। उसके बाद आप थोड़ा सा वेट करें, अपनी फैमिली या फ्रेंड्स को कह दें कि प्लीज़ वेट करें। उसके बाद आप बैंक स्टेटमेंट लें जिससे पता चले वो एग्जैक्ट वो डेट ना आए कि जिस पे आपने रकम डाली है, लेकिन वो कैरी ऑन बैलेंस हो जाए, जैसे 2 मंथ्स का या 3 मंथ्स का। उसमें उनको अंदाज़ा हो जाएगा कि यार नहीं, इसके पास 2-3 महीने से बैलेंस है, ये इन्हीं के पैसे हैं। तो वो फिर बाद में आप लोन रिटर्न भी कर सकते हैं, लेकिन एप्लीकेशन के लिए वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके वो फंड्स अकाउंट में पड़े हों। अच्छा, उसके बाद जी जो थर्ड मेन रीज़न आती है वो आती है इनएक्यूरेट और इनकम्प्लीट एप्लीकेशन। दोस्तों, जो फॉर्म हम फिल करते हैं उसको DS-160 फॉर्म बोलते हैं। अनफॉर्चुनेटली बहुत से लोग जब ये फॉर्म फिल करते हैं तो उसमें वो इन्फॉर्मेशन ही गलत डाल देते हैं या पूरे वो फॉर्म के पढ़ते नहीं हैं अच्छी तरह। आप अच्छी तरह इस पे होमवर्क करें, अच्छी तरह एक एक चीज़ उसकी पढ़ें, जो आप पे वैलिड होती है उसको लिखें, जो नहीं होती है वो लिख दें नॉट एप्लीकेबल। और अगर आपने उसमें कोई खाने खाली छोड़ दी हैं जिसको वो आपकी वीकनेस पकड़ के इंटरव्यू में बैठ जाएंगे, तो उसमें भी आपके लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ये जो मैंने आपको फॉर्म बताया DS-160, इसका आपने हर सेक्शन कम्प्लीटली फिल करना है, उसको गो थ्रू करना है। उसको जमा कराने से पहले, आप ये सारी एप्लीकेशन प्रिपेयर करने से पहले उसको एक रफ तैयार कर लें।
उसमें देख लें, उसमें कोई ऐसे लूप होल तो नहीं है। आप जो लोग पहले अप्लाई कर चुके हैं या जो आप समझते हैं कि जिनको थोड़ा सा ज़रा ज़्यादा नॉलेज है, आप उनके साथ बैठ के अपने फ्रेंड्स में या आपके सोशल सर्कल में अगर कोई है तो आप उनसे डिस्कस भी करें इस फॉर्म को। ठीक है जी। उसके बाद जो नेक्स्ट रीज़न आता है इसमें, जो नंबर 4 है, वो है लैक ऑफ पर्पस। तो आप जस्ट कह दें कि जी मैंने तो विज़िट पे जाना है, तो ये बड़ी एक जेनेरिक सी टर्म है, इसका कोई मतलब साउंड बेस नहीं बनता। तो अगर आप कहीं विज़िट पे जाना है तो आप यूएस के 2-4 जगहों के नाम भी आपको पता होने चाहिए। आप कहेंगे मैंने न्यूयॉर्क में टाइम स्क्वायर देखने जाना है। आप कोई हॉलीवुड का प्लेसेस के नाम ले सकते हैं, उसके अच्छे अच्छे जो मॉन्यूमेंट्स हैं यूएस के, उनके 2-4 के नाम लें। अगरचे आप कहेंगे आप फैमिली और फ्रेंड्स के साथ से मिलने जा रहे हैं, लेकिन आप ये भी बताएं कि जी मेरा यूएस देखने में भी बड़ा इंटरेस्ट है, ये एक बड़ा अच्छा कंट्री है, मैंने सुना, बहुत कुछ सुना है इसके बारे में, यहाँ की प्लेसेस बड़ी मशहूर हैं। तो आप ये भी ज़रूर फोकस रखें कि आप उन जगहों के नाम बताएं उनको। आप कहेंगे मैंने डिज्नीलैंड जाना है, या आप कहें मैंने नासा स्पेस सेंटर देखना है, आप कहेंगे मैंने वाशिंगटन के म्यूजियम्स का बड़ा शोहरत सुनी है, मैंने वाइट हाउस देखना है। राइट। तो अगर आपके पास ये रीजंस होंगी तो वो उनको समझ आ जाएगी कि नहीं नहीं, ये एक जेन्युइन मतलब टाइप ऑफ विजिटर हैं, तो ये विज़िट भी करना चाह रहे हैं। अच्छा, नंबर 5 जो आती है रीज़न जिसकी वजह से वीज़ा रिजेक्ट होता है, वो है क्रिमिनल हिस्ट्री। अगर किसी का कोई ऐसा क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो जो उनके रडार पे आया हुआ है, तो फिर चांसेस बहुत कम है कि वो वीज़ा देंगे उस पर्सन को। तो आप मेक श्योर करें कि आपका ऐसा कुछ ऐसा रिकॉर्ड ना हो कि आप उनको ऐसा लूप होल मिले ही ना। ठीक है जी। नंबर 6 पे आता है, जो नंबर 6 है, वो है प्रीवियस वीज़ा वायलेशंस। तो अगर आप पहले गए हैं और उन्होंने आपका रिकॉर्ड चेक किया है और ओवर स्टे हो गया है, तो ये बहुत बड़ी वायलेशन समझी जाती है। अगरचे आप वापस ही आ गए होंगे, लेकिन वो एक तरह से आपका जो ट्रस्ट डिफिसिट है वो डेवलप हो जाता है। तो मैं ये कहूँगा कि अगर आप कुछ ऐसा प्लान कर भी रहे हैं फ्यूचर में कि आगे चल के आपने कोई असाइलम लेनी है, परमानेंट रेजिडेंस लेना है, और आपको एक दफ़ा यूएस का विजिट वीज़ा मिल जाता है और आपका वहाँ पे नहीं कुछ ऐसा सेटअप हो रहा, आप विद इन लिमिट एग्जिट ज़रूर लें, वहाँ से निकल जाएं और फिर दोबारा अप्लाई करें। इससे दोस्तों होना ये है कि एक तो आपका केस स्ट्रांग हो जाएगा, जो मिनिमल हो जाएगी वो प्रोबेबिलिटी के दोबारा रिजेक्ट होना, बल्कि मोस्ट प्रॉब्ली वो आपको वीज़ा दे देंगे। अगर उन्होंने देखा आप एक दफ़ा गए थे, आप वापस आ गए हैं, तो फिर और आपका बिहाइंड कोई ऐसा प्लान है कि आपने परमानेंट उधर करना है, लेकिन आपने जाना तो विज़िट पे है, तो आपने मतलब ये ज़रूर कोशिश करें कि आपका अगर आप गए हैं वहाँ पे, किसी वजह से आपका सेटअप नहीं बन रहा, तो आप एक दफ़ा आउट हो जाएं, आप दोबारा अप्लाई करें, आप फिर चले जाएं और फिर ट्राई करें। ठीक है जी। तो ये है वीज़ा वायलेशंस। अच्छा, उसके बाद जो है वो इससे रिलेटेड ही अगला रीज़न है, वो है वही बात आ गई कि वो ओवर स्टे आपने किया, फिर आपने वहाँ कहीं मतलब को ऐसा को उनको एप्लीकेशन लिख के दी और आगे आपका प्रोसेस रिजेक्ट हुआ या किस तरह। तो ये काइंड ऑफ नंबर 6 से रिलेटेड है, जिसको हम वीज़ा वायलेशन की कैटेगरी में डालेंगे कि आपने वहाँ पे ओवर स्टे किया हुआ। ये भी एक बहुत बड़ी रीजंस होती है रिजेक्शन के, उन लोगों को जो पहले जा भी चुके होते हैं, लेकिन वो क्योंकि रिकॉर्ड की वजह से पकड़े जाते हैं। ठीक है जी। उसके बाद जो है वो नंबर 8 पे आती है कि कोई ऐसी सिक्योरिटी रीजंस हैं या सर्टेन मेडिकल कंडीशंस हैं जिनकी वजह से वो उनको वहाँ पे एंटर नहीं होने देंगे। तो अगर किसी वजह से किसी का नाम, इवन समटाइम आपने ऐसे भी केसेस देखे होंगे कि किसी का नाम मैच हो जाता है, तो वो भी बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है सम टाइम कि नेम मैचिंग की वजह से। तो आपने ये चीज़ क्लैरिफाई करनी होती है। अगर आपको इस बेस पर रिजेक्ट किया जाता है सिक्योरिटी रीजंस और ये कह दिया जाता है, तो आप परेशान ना हो, आप उनको क्लैरिफाई करें, उनसे आस्क करें आप एम्बेसी से कि आपने क्यों मुझे रिजेक्ट किया है। ये तो फिर आप उनको बता सकते हैं कि मे बी नेम आपका किसी से मिलता जुलता है या ये वजह है। लेकिन अगर कोई जेन्युइन सिक्योरिटी रीजंस है जिसकी वजह से किसी बंदे का नाम उस लिस्ट पे आया हुआ है, जिनको कि यूएस के ऑफिशियल समझते हैं कि इनको हमने नहीं वीज़ा देना, तो फिर तो बहुत मुश्किल है कि इस कैटेगरी में आपको वीज़ा मिले। नंबर 9 जो है वो है जी फॉल्स डॉक्यूमेंटेशन। अब होता यूँ है दोस्तों कि आप जेन्युइनली इस चीज़ को थिंक करें कि आप ऑनेस्टली अपनी अच्छी एप्लीकेशन प्रिपेयर करके दें। आपने, जैसे मैंने बैंक स्टेटमेंट की बात की, आपने करोड़ों के बैलेंस नहीं देने उनको। आप ऐसी ना झूठी स्टेटमेंट बनाएं, आप खुद को ऐसा ना साबित करें जो आप नहीं हैं, जो आप अपने आप को नहीं प्रेजेंट कर सकते। जो आप हैं वो हैं।
तो आप ऐसे फोर्ज डॉक्यूमेंट ना देखें, क्योंकि वो डेली बेसिस पे डॉक्यूमेंट्स देखते हैं, उनको जॉब लेटर से पता चल जाता है। समटाइम वो वेरिफिकेशन के लिए फ़ोन कर लेते हैं, तो वो पीछे से कहते हैं जी ये बंदा तो हमारे पास काम नहीं करता। लोगों ने जाली वो दिए होते हैं एम्प्लॉयमेंट लेटर्स। तो आप कुछ इस तरह का ना करें, ऐसी फोर्ज डॉक्यूमेंट ना दें, कुछ ऐसे बैंक स्टेटमेंट्स ना दें जिनमें मतलब उनको पता चल जाए कि ये इन्होंने खुद जाली से तैयार किए हैं, कुछ इसमें मॉडिफिकेशंस किए जाते हैं। एज लॉन्ग एज उनको ये फौरी पता चल गया, और मैंने कहा क्योंकि वो डेली बेसिस पे इतने एक जैसे डॉक्यूमेंट्स देख रहे हैं, तो उनको पता चल जाता है क्या फ़र्क है, तो वो फिर इस कैटेगरी में भी वो रिजेक्शन हो जाती है। अच्छा, जो 10th रीज़न है और जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट रीज़न है, मैंने ये अपने पिछले भी एक व्लॉग में एम्फसाइज़ किया था इस बारे में, वो है आपकी लैक ऑफ ट्रैवल हिस्ट्री। तो दोस्तों बात ये है कि जब आप एक बहुत बड़े कंट्री के वीज़े के लिए अप्लाई करते हैं, चाहे वो यूएस है, चाहे वो यूके है, जर्मनी है, शेंगन है, मतलब अच्छे जो बड़े बड़े मुल्क हैं, जब आप उन पे अप्लाई करते हैं तो आपकी ट्रैवल हिस्ट्री बहुत काउंट करती है। आई एम नॉट सेइंग कि ये सिंगल फैक्टर है वीज़ा रिजेक्ट होने का, लेकिन बहरहाल आपकी एप्लीकेशन का जो वेट है वो इसकी वजह से बहुत बढ़ जाता है। अगर वो देख लेते कि आपने कुछ कंट्रीज़ पहले विज़िट किए हुए हैं, तो अगर तो आपको कुछ ऐसे आपके रिसोर्सेज हैं, आपको टाइम मिलता है, आपको मौका मिलता है, तो आप कुछ कंट्रीज़ जो हैं, जो आपके करीब तरीन हैं, जो आपके विद इन बजट है, आप उनको विज़िट ज़रूर करें और उनके दरमियान को थोड़ा सा एक गैप रखें। उससे होगा ये कि जब आपका पासपोर्ट यूएस एम्बेसी में पेश होगा वीज़े के लिए, तो वो देख लेंगे कि नहीं, इन्होंने तो ये मुल्क पहले विज़िट किए हुए हैं, अब ये वापस उधर जाना चाह रहे हैं। इससे होगा ये फ्रेंड्स कि एक तो आपका केस बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, आपकी रिजेक्शन की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाएगी, मोस्ट प्रोबेबल आपको वीज़ा मिल जाएगा, क्योंकि जब आपकी ट्रैवल हिस्ट्री देखी जाएगी। इससे ये भी पता चल जाएगा कि आप जब किसी भी कंट्री में ट्रैवल करने जाते हैं तो आप विद इन टाइम लिमिट वापस भी आ जाते हैं। तो दोस्तों ये जो मैंने आपको 10 टॉप रीजंस बताई हैं, ये ही वीज़ा रिजेक्शन की कॉजेज़ होती हैं। आप इन पे गौर करें, इन पे वर्कआउट करें, उसके मुताबिक आप अपनी एप्लीकेशन प्रिपेयर करें। आई एम प्रीटी श्योर यू विल बी सक्सेसफुल। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स so much for watching my video. Have a good day. Bye.